भगवान श्री राम जी के नाम पे चढ़ाया गया चढ़ावा चोरी हो जा रहा है। और साथ ही अगर आप रियलिटी में अगर देखोगे तो गवर्नमेंट के जो करीबी लोग हैं वही इसके मेंबर हैं। इस ट्रस्ट को ऑटोनोमस ट्रस्ट बनाया गया जहां सरकार इसके ऊपर एक भी निगरानी नहीं रख सकती। ट्रस्ट के ऑफिशियल साइट पे ना कोई एसओपी ना ऑडिट रिपोर्ट। ये पब्लिकली मंदिर है तो क्यों ऑडिट नहीं डाल सकते, क्यों आरटीआई फाइल दर्ज नहीं कर सकते। एक इंसान जो कि दिन रात लगा के काम करता है, बस उसका एक सपना ये रहता है कि अगर मैं इतना कमाया तो अपने फैमिली में स्पेंड करूंगा, दूसरा अपने आराध्य के मैं दर्शन करूंगा और उसमें कुछ चढ़ावा करूंगा। वो सोचता है कि मैं दिन रात लगा के मैं आराध्य के दर्शन करूं और उनके जब लाइन में लगे रहता है, लेकिन अंदर में एक अलग ही सुकून रहता है उसके, क्योंकि वो घंटों तक लाइन में लगा रहता है बस अपने आराध्य के दर्शन में। और जब बारी आई तो उसने अपने पैसे निकाले और दान पेटी में डाल दिए और बोला राम जी ये तुम्हारा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि ये जो पैसा है वो राम जी तक पहुंच पाए कि उस पैसे को किसी ने चोरी कर लिया। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े स्कैम के बारे में, जो कि हमारे भारत के सबसे बड़े पवित्र स्थल में चोरी हो गया, जिसमें भगवान श्री राम जी के नाम पे चढ़ाया गया चढ़ावा चोरी हो जा रहा है। हालांकि इसकी वार्निंग 2 बार दी गई, लेकिन दोनों के दोनों बार इसे अनसुनी कर दी गई, जहां एक ड्राइवर का भतीजा करोड़पति बन गया। ये वीडियो एक सिर्फ घोटाले की नहीं है, बल्कि ये उस कहानी की है जिसे जानबूझ के सिस्टम के द्वारा इसे कमजोर किया गया। सालों तक हमारे भारत के अंदर में राम जन्मभूमि में हमारे भगवान श्री राम का मंदिर बनाने पे काफी विवाद चल रहा था, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे बाबरी मस्जिद स्थित था, जो कि स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे तो ये भगवान श्री राम जी का जन्म स्थल माना जाता है, जिसके कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऑर्डर यूं दिया। 9 नवंबर 2019 में राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम के मंदिर बनने के ऊपर ऐतिहासिक फैसला आया, क्योंकि तमाम सबूतों के आधार पे वहाँ पे स्टार्टिंग से ही राम भगवान की मंदिर थी, उनका महल था। साथ ही इसी ऑर्डर के साथ एक और ऑर्डर था जहाँ एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, जिसमें मंदिर के ऊपर पूरा मैनेजमेंट और जितने भी फंड वहाँ इरेज होंगे उसके ऊपर वो मैनेज करेगा और इसकी देखभाल करेगा। और ये बिल्कुल अगर देखें तो एक नॉर्मल है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर में काफी सारे मंदिर हैं जिनके खुद के ट्रस्ट हैं, लाइक वैष्णो देवी, तिरुपति, शिरडी। इन सभी मंदिर के अंदर में एक ऐसे ट्रस्ट होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के निगरानी में रहते हैं, जहां आप आरटीआई फाइल डाल सकते हैं, जहां ऑडिट पब्लिकली होता है। सेम ऐसा ही 5 फरवरी 2020 में बीजेपी गवर्नमेंट ने भी ट्रस्ट बनाया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो सबसे बड़ा एक फर्क था। इस ट्रस्ट को ऑटोनोमस ट्रस्ट बनाया गया जहाँ सरकार इसके ऊपर एक भी निगरानी नहीं रख सकती, जहाँ आप आरटीआई फाइल डाल ही नहीं सकते, जहाँ ऑडिट पब्लिकली नहीं होगा। बट क्यों? क्या ये किसी निजी इंसान का मंदिर है क्या? ये पब्लिकली मंदिर है तो क्यों ऑडिट नहीं डाल सकते, क्यों आरटीआई फाइल दर्ज नहीं कर सकते। और साथ ही इस ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए 15 मेंबर की कमेटी बनाई गई। इस 15 मेंबर में जो 12 मेंबर हैं, बीजेपी गवर्नमेंट ने खुद उन्हें नॉमिनेट किया था। जरा देख भी लेते हैं कि कौन कौन थे इस ट्रस्ट में। जहां चंपत राय जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कि आरएसएस और वीएचपी से जुड़े हुए हैं। सेकंड नाम पे देखें निपेंद्र मिश्रा, जो कि 2014 से 2019 तक पीएम नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे। थर्ड नंबर पे देखें कामेश्वर चौपाल, बीजेपी के एमएलसी भी रह चुके हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन कमेटी मेंबर हैं राम जन्मभूमि में। चौथे नंबर पे देखें डॉक्टर अनिल मिश्रा, जो कि आरएसएस के अवध रीजन के प्रांत कार्यवाह हैं, जो कि सेल्स और परचेस का काम ये देखते हैं राम जन्मभूमि के अंदर में। और अगर आप देखोगे इनका ऑफिस जो कि डोनेटिंग काउंटिंग सेंटर के जस्ट एक कदम बगल में ही था। अगर ऑन पेपर आप देखोगे तो गवर्नमेंट का तो एक भी रोल नहीं है, जो कि ऑटोनोमस ट्रस्ट ये तो बनाया गया है। और साथ ही अगर आप रियलिटी में अगर देखोगे तो गवर्नमेंट के जो करीबी लोग हैं वही इसके मेंबर हैं। लेकिन अगर साथ में आप पब्लिकली अकाउंटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो जीरो है ऐसा पब्लिक का, लेकिन हिसाब किसी को नहीं देना। और ये वही नींव है जिसके कारण से हमारे भारत के अंदर में लोगों का भरोसा टूट गया। आज के पीरियड में देख रहे हैं कि राम भगवान के मंदिर में चोरी हो रही है। नवंबर 2020 ट्रस्ट के टॉप ऑफिशियल ने एक प्राइवेट ऑडिट फर्म को बुलाया। ऑडिट फर्म ने देखा, लेकिन उनके डिसीजन ने सबके होश उड़ा के रख दिए। यह जो चल रहा है ये हाईली अनप्रोफेशनल तरीके से इसे मैनेज किया जा रहा है, न कोई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं है। ट्रांजैक्शन को अगर देखोगे तो बेबुनियाद तरीके से इसे मैनेज किया जा रहा है। और अगर यह जो चोरी हो रही है अगर इसे सुधारा नहीं गया तो इनएप्रोप्रिएट तरीके से जो ट्रांजैक्शन हो रही है और
और चोरी दिन ब दिन बढ़ते जाएगा ही, जो कि इसकी पहली वार्निंग नवंबर 2020 में दी गई, लेकिन इसके फाइल को दबा दिया गया। ट्रस्ट के ऑफिशियल साइट पे ना कोई एसओपी ना ऑडिट रिपोर्ट। कंस्ट्रक्शन का काम बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के चलता ही रहा। और इसी बीच एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर था दीनानाथ वर्मा। उसने एक दिन नोटिस किया कि जो एल्यूमिनियम का जो बिल है उसे जानबूझ के 1.5 गुना बनाया जा रहा है। उसने कॉन्ट्रैक्टर से पूछा तो कॉन्ट्रैक्टर ने यह जवाब दिया कि जो 40% जो हिस्सा है वो ट्रस्ट के, जो कि डॉक्टर अनिल मिश्रा, उन्हें जा रहा है, इसलिए हमें बैलेंस करने के लिए बिल को बढ़ाना पड़ेगा ही। जब दीनानाथ वर्मा ने जब ऑब्जेक्शन किया तो नतीजा क्या मिलेगा? नतीजा यह मिला कि उसकी सैलरी रोक दी गई। फिर और ज्यादा ऑब्जेक्शन करने पे उसके इंजीनियरिंग ड्यूटी को हटा दिया गया और फिर साथ ही साथ उसे जान से मार देने की धमकी भी दी गई अगर ज्यादा ऑब्जेक्शन किया तो। हालांकि इस केस की रिपोर्ट ANI और न्यूज़ग्राम ने पब्लिश किया था। हालांकि लेकिन ये जो बात है वो उस समय ज्यादा फैल नहीं पाई, दब गई। 23 जनवरी 2024 राम मंदिर हर एक इंसान के लिए खुल गई। शुरुआत से ही 8 लाख से लेकर 13 लाख रुपए तक का डेली चढ़ावा आया करता था। अगर वो फेस्टिवल सीजन अगर आ जाए तो 50 लाख से लेकर 60 लाख तक भी पहुंच जाता था। इतना पैसा को मैनेज करने के लिए ट्रस्ट ने एक सिस्टम बनाया जिसमें 4 ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन काउंटिंग मशीन भी लगाई गई, कंप्यूटराइज रिसिप्ट काउंटर भी बनाए गए, डोनेशन बॉक्सेस भी लगाए गए। मंदिर से 200 मीटर की दूरी पे फैसिलिटी सेंटर के नीचे सिक्योर काउंटिंग रूम बनाए गए जो कि सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में रहेंगे, जिसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर TCS के हाथों में था। SBI और MOU जो कि साथ में संभालते थे पूरे ट्रांजैक्शन को, ताकि ये जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोफेशनली तरीके से ऑपरेट किया जाए। लेकिन यहाँ से ही असली खेल शुरू होता है, जो कि मंदिर के अंदर में जो स्टाफ है उनकी हायरिंग किस प्रकार से की गई होगी आप ही बताइए। क्या उनकी डिग्री ली गई? नहीं। ना उनके बारे में कुछ सही ढंग से जानकारी प्राप्त की गई या कोई कंपनी उसे ऑपरेट कर रही है? नहीं। SBI के साथ MOU का ये था कि SBI प्रॉपर्ली तरीके से इंटरव्यू लेगी, एक अच्छे क्वालिफाई इंसान को इसमें हायर करेगी। लेकिन हुआ तो हुआ क्या? जुगाड़ और सिफारिश, इसके बगैर हमारे इंडिया में कुछ काम होता है क्या? चंपत राय के क्लोज फ्रेंड रितेश चतुर्वेदी और गगनदीप सिंह, जो कि डोनेशन को मंदिर से बैंक ले जाने वाले टीम में हैं, SBI पर प्रेशर लगाएगा कि हम अपने भरोसे वाले लोग को ही इसमें रखेंगे। कैश हैंडलिंग के लिए बनारस की टीम सैनिक सिक्योरिटी सर्विस इसको रखा गया और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बिना इंटरव्यू के सिर्फ अपने लोगों को ही इसमें रखा गया। और ये जो अपने लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, ये है कौन ये भी जान लेते हैं। मनीष यादव, जो कि चंपत राय के जो ड्राइवर हैं, उनका भतीजा, जिसे कैश काउंटिंग में रखा गया। कैफे क्यों? अनुकल्प मिश्रा, जो कि लव कुश मिश्रा का जीजा, जो कि वाउचर बनाने का काम देख रहा है। टीनू यादव, जो कि चंपत राय का पर्सनल ड्राइवर, भाई ड्राइवर ड्राइवरी करेगा, काउंटिंग संभालेगा क्या? जो कि VIP विजिट स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी इसके हाथों में रहती थी, जिसके हाथ में स्टीयरिंग रहनी चाहिए, उसके हाथ में चाबी पकड़ा दे रहे हैं, वो भी राम मंदिर का। कैश काउंटिंग सब में अगर आप देखेंगे तो इन्वॉल्वमेंट लव कुश मिश्रा का, जो कि वाउचर और रिकॉर्ड देख रहा है, जो कि पूरा अगर आप देखोगे तो कच्चा चिट्टा इसके हाथों में है। अगर आप देखेंगे तो इन सब की जो सैलरी है कुछ ज्यादा भी नहीं है, 12,000 से लेके 22,000 के बीच में इनकी सैलरी रखी गई थी। और अगर साथ में अगर आप देखेंगे तो ये जो सारे लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को जानते भी हैं। ये किसी का भतीजा, किसी का मामा, किसी का दोस्त, इस प्रकार से इनका कनेक्शन आपस के बीच में है। ना कोई थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की गई, ना कोई बैकग्राउंड चेक किया गया, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपने ही लोग हैं, अपने हिसाब से मंदिर को चलाएंगे। इनके बाप ने ये मंदिर बनाया है ना। यह एक टीम नहीं बल्कि टीम के अंदर में एक गैंग बनी बैठी थी, जो कि अपने हिसाब से मंदिर को कंट्रोल कर रहे हैं। पैसा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, अनप्रोफेशनल तरीके से इसे मैनेज किया जा रहा था। अगर आप इस काउंटिंग रूम को अगर आप देखेंगे तो इसमें 50 लोग थे। इस 50 में जो 24 हैं वो पैसे को गिना करते थे, 12 ट्रस्ट के लोग पैसे की निगरानी रखते थे और इसमें से जो बचे 14 लोग जो कि SBI और ऑडिट टीम के लोग थे। TCS के CCTV हर जगह निगरानी में रहते थे और जब पैसे को गिना जाता था तो वॉशरूम को छोड़ कहीं भी जाने का अलाउ नहीं था। TCS के CCTV हर कोने में निगरानी कर रहे थे। इनको पता था कि मेन कैमरा किस एंगल पे है, कहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है। प्लान काफी सिंपल था, अगर पैसा को चोरी करना है तो कैमरा के जो एंगल है उसे ब्लॉक कर दिया जाता था कुछ लोगों के द्वारा। कुछ लोग जानबूझ के खड़े हो जाते थे कैमरे के सामने, जिसके कारण से यह है कि जो सामने वाला इंसान है पैसे को आराम से निकाल सकता था, अपने जेब में डाल सकता था। और जब ये ब्लॉकिंग मूवमेंट जब चलता था तो 500 की गड्डियों को जेब में डाल दिया जाता था इनके मेंबरों द्वारा। फिर वॉशरूम जाने के बहाने ये जो गड्डियां रहती थी उसे वॉशरूम में
छिपा दिया जाता था। इसके बाद जब छुट्टी होती थी शाम को तो उसे जेब में भर के निकल जाते थे अपने अपने घर। अगर आप देखेंगे तो काफी महीनों तक किसी को हवा ही नहीं लगी इन सभी मामलों के बारे में। 2025 की शुरुआत में ट्रस्ट के कुछ लोगों को शक गया कि पैसा कहाँ जा रहा है, जो कि 2025 के शुरुआत में ट्रस्ट के कुछ ऑफिशियलों को इसके बारे में शक हुआ, जो कि 500 का जो नोट रहता है उसकी कमी हमें देखने को मिलने लगी राम मंदिर के अंदर में। जो कि अगर आप देखेंगे तो दूसरे नोट के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो जो 500 का नोट था वो काफी कम हो रहा था। एसबीआई को बुलाया गया, मिलकर एक नई एसओपी बनाई गई, जो कि इसके अंदर में जो काम करने वाले लोग हैं इन्हें बिना पॉकेट वाला कपड़ा पहनाया जाएगा, एक्स्ट्रा गार्ड लगाए जाएंगे सेफ्टी के लिए, कभी भी रैंडम चेक किया जाएगा और 180 दिन का सीसीटीवी रिकॉर्ड यहाँ रखा जाएगा, ये भी कहना था। रैंडम चेक होंगे, 180 दिन का जो सीसीटीवी रिकॉर्ड है उसे मेमोरी में सेव रखा जाएगा, ऐसा नियम था। ये जो दूसरी वार्निंग थी 2025 में, इसके बारे में भी क्या हुआ होगा, इसको भी अनसुना कर दिया गया। इसके एक भी रूल को फॉलो नहीं किया गया था सिस्टम के लोगों द्वारा। पॉकेट वाले जो कपड़े हैं वो जारी रहे, सीसीटीवी कैमरे का जो फुटेज है वो 45 दिन का रखा गया और जब ये लोग घर जाते थे तो इनकी तलाशी भी नहीं ली जाती थी। तो गैंग ने एक नया तरकीब निकाल लिया। जब डोनेशन बॉक्स निकलता है तो मिक्स्ड नोट रहते हैं इसमें, जब इसकी काउंटिंग होती है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में गड्डी बनाई जाती है, जिसमें 10 रुपए के अलग, 50 रुपए के अलग, 100 रुपए के अलग, 200 रुपए के अलग, 500 रुपए के अलग, हर प्रकार की गड्डियां रहती है। इन सभी को शॉर्ट करके 100 नोट की गड्डियां बनाई जाती है, 100 रुपए की अलग, 500 रुपए की अलग। गैंग ने किया क्या, जो 100 नोट की जगह 120 नोट, 130 नोट डाल लिया करती थी। जब बैंक के पास ले जाना रहता था पैसों को तो जो बाकी के नोट रहते थे, जो एक्स्ट्रा नोट, उसे निकाल लिया जाता था और आपस में बांट लिया जाता था। जो कि 5500 के जो 100 नोट हैं उसे मिला के 50,000 की गड्डियां बनाई जाती है, लेकिन इसकी जगह यहाँ 60,000 की गड्डियां बनाई जाती थी। फेक वाउचर बनाए जाते थे 50,000 के, जो 10,000 है वो तो एक्स्ट्रा इनकम हो गया और इसे आपस में बांट लिया करते थे। कितनों ही गड्डी बनती थी और कितनों पैसे यहाँ से बाहर हुआ करते थे। हालांकि जो वाउचर रहता है उसमें प्रॉपर लेबलिंग रहती है नोट के ऊपर, इसके कारण यह है कि किसी को शक भी नहीं होता है। और ये जो गड़बड़ी है ना दिखने के कारण जो भगवान श्री राम जी के लिए जो चढ़ावा चढ़ता है उस पैसे को ये चोर लोग आपस में बांट लेते हैं। मार्च 2026 में एसबीआई को डोनेटिंग काउंटिंग प्रोसेस में सस्पिशियस एक्टिविटी दिखने लगी। एसबीआई ने ट्रस्ट को रिटन सजेशन भी दिया, इस स्टाफ को रिप्लेस करो, नए लोगों को लाओ। अनिल मिश्रा और चंपत राय ने साफ मना कर दिया। तो एसबीआई के कुछ ऑफिशियल ने एक काम किया। मई 2026 के एंडिंग में एसबीआई ने कुछ हिडन कैमरा लगा दिए काउंटिंग रूम में। मेन कैमरा की लोकेशन तो सबको पता थी, लेकिन हिडन कैमरा की लोकेशन किसी को पता नहीं थी। 4 जून 2026 में एक हफ्ते की फुटेज खोली गई। साफ साफ दिख रहा है कि सीसीटीवी के सामने जानबूझ के लोग खड़े हो जाते थे। इसके बाद पीछे से गड्डियां कपड़ों में जा रही है। अविनाश शुक्ला सामने में सबसे आगे हैं। 5 जून 2026 में ट्रस्ट को पता चला। इसके बाद एसआईटी बनी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। अविनाश शुक्ला के घर में पुलिस की रेड हुई। 12,000 से लेकर 22,000 सैलरी वाले अविनाश शुक्ला के घर में मिला क्या, 20 लाख नगद कैश, 58 लाख की चीजें। जगह जगह छापे पड़े, जितने स्टाफ हैं उनके घर में हर एक जगह, और जो मिला उसने सबके होश ही उड़ा दिए। टीनू यादव जो कि चंपत राय का पर्सनल ड्राइवर था, जो कि पहले ऑटो चलाया करता था, जिसके पास मिला क्या, 50 करोड़ के जमीन के पेपर। एयरपोर्ट के पास 70 रूम वाला होटल, मल्टीपल रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी, फॉर्च्यूनर जैसी कार। इन भिखमंगों के पास कहां से आएगा पैसा, चोरी का पैसा है सब। मनीष यादव जिसके पास 36 लाख रुपए कैश बरामद हुए। लोकुश मिश्रा जो कि पहले कार मैकेनिक था, जिसके घर के गोबर के ढेर में 10 लाख रुपए नगद कैश मिले, जो कि प्रॉपर पन्नी में पैक करके रखे गए थे। और 25-25 लाख के घर जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका काम चल ही रहा है। 22,000 के सैलरी में कहाँ होता है ये सब चीज। और जो वॉशरूम है जहाँ गड्डियां छुपाई जाती थी, वहाँ 2.5 लाख रुपए बरामद हुए, जो कि सीसीटीवी की 7 से 8 महीने की जो फुटेज थी उसे डिलीट कर दी गई, जो कि नियम था कि 180 दिन का रखना जरूरी है। इसके बाद भी इसे अनसुना करके इसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया गया। जो कि सीसीटीवी ऑपरेट करता था अर्जुन देव, जिसके ट्रांसफर के बारे में बार बार एप्लीकेशन आई भी थी, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया और उसे रुकवा के वहीं काम में रहने दिया गया। लेकिन ट्विस्ट की बात यह है कि जैसे ही एसआईटी आई तो उसे गोरखपुर ट्रांसफर कर दिया गया। मोबाइल फॉर्मेट मिले, व्हाट्सएप चैट डिलीट देखने को मिली और साथ ही साथ सारे डिजिटल एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया बचने के लिए। 25 जून 2026 आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एसआईटी को राम मंदिर की 11 लैंड डील की डॉक्यूमेंट सौंपी। 2021 में ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से 151 करोड़ रुपए का फंड इरेज किया था मंदिर के निर्माण के लिए और जो जमीन चाहिए थी उसे खरीदने के लिए, जो कि डिसीजन के लिए 5 मेंबर की कमेटी बनाई
बनाई गई थी, लेकिन डिसीजन सिर्फ 2 लोग लिया करते थे, चंपत राय और अनिल मिश्रा। जो बाकी के 3 लोग हैं उनकी बस सिग्नेचर ही चाहिए रहती थी, बाकी डिसीजन में उनका क्या राय है कोई वेरी नहीं करता था। चलो पहले डील के बारे में समझते हैं। अयोध्या के मेयर के भतीजे दीप नारायण ने एक जमीन 2.5 महीने पहले 20 लाख रुपए में खरीदी। ट्रस्ट ने उसी जमीन को 2.5 करोड़ में खरीदी। 2.5 महीने में 20 लाख रुपए से 2.5 करोड़ का मुनाफा, इतना तो जमीन हमारे देश के अंदर में प्राइस तो बढ़ता है नहीं। भाई किस प्रकार से आप चूत बना रहे हो। डील 2 करोड़ की 1.2 हेक्टेयर जो जमीन है उसे 10 मिनट बाद ही 18.5 करोड़ रुपए में बेच दिया जा रहा है, जो कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का रिपोर्ट पब्लिश भी है ना, ये एक मनगढ़ंत कहानी भी नहीं है। डील 3 बीजेपी के एक एमएलए जो कि जमीन खरीदते हैं पंडित के पास से 20 लाख रुपए में, और उस जमीन का प्राइस बढ़ जाता है सीधा 2.5 करोड़ रुपए, और उस 2.5 करोड़ रुपए में मंदिर ट्रस्ट जमीन को खरीदती भी है। डील 4 हरीश पाठक और उनकी पत्नी कुसुम जो कि चोरी, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े के केस में 2018 से कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। ट्रस्ट ने इनसे भी जमीन डील की, और साथ ही अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से हेर फेर चल रही थी हर एक प्रॉपर्टी डीलिंग में। 200 किलो की चांदी की ईंटें चोरी हो गई, जो कि सिंधी कम्युनिटी ने 200 किलो चांदी चढ़ाई थी भगवान श्री राम भगवान के मंदिर बनने के उपलक्ष्य में, लेकिन उन्हें रिसिप्ट नहीं मिली, और वो 200 किलो चांदी गया तो गया कहाँ, इसका कोई खुलासा ही नहीं है। हालांकि रिपोर्ट से ये आता है कि जो चंपत राय है उनके पास ये चांदी दी गई थी, चंपत राय ने रिपोर्ट नहीं दी थी, ये भी कहा गया है न्यूज मीडिया द्वारा। 3 किलो की चांदी का हार, 1 किलो की चरण पादुका, जो कि एक बिजनेसमैन ने टीनू यादव को ये चीज को सौंपा, लेकिन उसके बारे में एक भी रिपोर्ट देखने को नहीं मिलती है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो भगवान श्री राम को जो ज्वेलरी चढ़ाई गई थी, क्या वो असल में असली है या उसे भी रिप्लेस कर दिया गया। इस एंगल की भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है आज के पीरियड में। आप सोच सकते हैं कि एक मंदिर को धर्म प्रतिष्ठा के नाम पे बनाया गया, उसके अंदर में इस प्रकार से चोरी चल रहा है। एसआईटी ने प्रीलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट की, किसे? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को, कि आप ट्रस्ट का जो वेबसाइट है उसे खोलिए। ट्रस्ट मेंबर सेक्शन में संजय प्रसाद का नाम है। जांच हो रही है ट्रस्ट की, रिपोर्ट जा रहे हैं ट्रस्ट के मेंबर के पास। या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है? एफआईआर के नाम पे ड्राइवर, भतीजे और रिश्तेदार जा रहे हैं। जो असली ताकतवर लोग हैं उनका नाम तो सामने अभी तक नहीं आया है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संतोष दुबे ने खुल के कहा कि जो एसआईटी है ये सिर्फ लिपापोती का काम करेगी, कोई एक प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ तो रिपोर्ट सबमिट करने से रही नहीं। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी माना, मेरे पास सारी डिटेल है लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पावरफुल लोग शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये पावरफुल लोग हैं तो है कौन?